ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सह अध्यक्षता में हुआ 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक। तोमर ने कहा कि जन स्वास्थ्य और पोषण के लिए पोषक अनाज के उत्पादों को बढ़ावा देगा भारत। कृषि विकास के लिए आसियान देशों के साथ परस्पर घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर भारत का जोर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के नेतृत्व में झारखंड रांची के कांके में सिंचाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। ग्रामीणों ने सिंचाई से संबंधित परेशानियों से टीम को कराया अवगत। हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा कि हरियाणा सरकार ने बनाया है मेरा फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल। महारा गांव जगमग गांव योजना से 84% गांवों को दी जा रही है 24 घंटे बिजली। उत्तर प्रदेश के अब सभी जिलों में होंगे कृषि विदेशी व्यापार के ऑफिस। सरकार ने कृषि उत्पाद को अधिकतम बाजार उपलब्ध कराने के लिए आदेश किए जारी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जाएंगे कर्मचारी, कोई अतिरिक्त भार नहीं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सह अध्यक्षता में कृषि वानिकी के संबंध में 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। बैठक में ब्रुनई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दोहराया जिसमें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान को केंद्र बिंदु में रखा गया है तथा उन्होंने क्षेत्र में टिकाऊ एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि विकास के लिए आसियान के साथ परस्पर घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया। तोमर ने पोषक खाद्य के रूप में मिलेट और अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के महत्व का उल्लेख करते हुए आसियान सदस्य देशों से आग्रह किया है कि मिलेट के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं उपभोग को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों में सहयोग करें। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पोषक अनाज पौष्टिक, कम संसाधन आवश्यकता वाले व अधिक अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों के सृजन में सहायक होते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डिजिटल कृषि, प्रकृति हितैषी कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू चेन, कृषि विपणन व क्षमता निर्माण में आसियान के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाने में प्रतिबद्धता जताई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के नेतृत्व में बुधवार को कांके प्रखंड पहुंची 5 सदस्यीय टीम ने सिंचाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और ग्रामीणों की समस्या से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने खेती में होने वाली समस्या के साथ साथ पेयजल की समस्या से भी अवगत कराया। मौके पर ग्रामीणों ने सिंचाई से संबंधित परेशानियों के बारे में सदस्यों को बताया। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर सिंचाई की समस्या बहुत ज्यादा है। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ के किसान दोगुनी फसल उत्पादन कर सकते हैं। ग्रामीणों ने टीम के सदस्यों से क्षेत्र के किसानों के लिए डीप बोरिंग लगाने की मांग की। अगर बोरिंग की व्यवस्था हो जाए तो उपज में दोगुना फायदा किसानों को मिलेगा। वहीं मौके पर कृषक मित्र सफीउल्ला अंसारी ने कहा कि गांव में होकर एक छोटी नदी बहती है जिस पर जगह जगह चेक डैम का निर्माण कराया जाए तो यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि पिठोरिया क्षेत्र हमेशा से कृषि के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ गर्मी के दिनों में पानी की घोर समस्या शुरू हो जाती है। किसान फिरोज अंसारी ने बताया कि पिछले 2 सालों से वे ड्रिप इरिगेशन के जरिए खेती कर रहे हैं और पहले की अपेक्षा उत्पादन 2 गुना हो गया है। ड्रिप इरिगेशन से पानी और उर्वरक की बचत होती है।
हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नीतियों और उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल बनाया है और इस पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे ही भर सकते हैं। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को भी पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कहीं पानी भरा हुआ है नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है पैदा नहीं हुआ है, तो ऐसे कई जो बातें रहती है। तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे जमीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महारा गांव जगमग गांव योजना इस समय प्रदेश में 5,681 अर्थात 84% गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि अक्टूबर 2014 में केवल मात्र 538 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी। गांव में 24 घंटे बिजली, हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का 514 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहां पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायत की जमीन लेनी है, और साथ में कंडीशन होती थी कि हाँ इस गाँव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गांव ऐसे थे जहां जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहां भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रेम प्यार यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक बोथ भी अप्लाइड, सख्ती भी की। जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे। बाद में फिर अपने आप समझौता कि ठीक है जी हम करेंगे कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5,681 गांव आउट ऑफ 6,225 इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6,200 गाँव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पानी के प्रबंधन को भी हमने बदस्तूर बहुत गहराई तक जाकर के समझा है। ठीक है कि एसवाईएल की लड़ाई हमारी चली, उसमें एक सफलता हमको मिली, लेकिन उसका लाभ अभी पूरा नहीं मिल पा रहा। जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन उस बीच में 3 बड़े डैम, रेणुका डैम, लखवार डैम, किसाऊ डैम, 2 के तो एमओयू हो गए हैं, एक अभी थोड़ा शेष है, एक मीटिंग हमारी हो गई है, एक मीटिंग और होती है उसका भी एमओयू हो जाएगा। वो तीनों भी हो जाते हैं तो 47% पानी उन तीनों डैम का हरियाणा को मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक भी हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए, मेरा पानी मेरी विरासत ये चलाया कि धान ना बो भाई और चीज़ें बो दो, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर इसके हमने प्रोग्राम चलाए। एक जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs और CTPs, ताकि इसमें पानी साफ करके इसको रीयूज़ किया जाए, इसको इरिगेशन के लिए काम के लिए लाया जाए, इंडस्ट्री के काम के लिए लाया जाए। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 49 जिलों में नहीं, अब सभी 75 जनपदों में कृषि विपणन एवं
कृषि विदेश व्यापार का ऑफिस होगा। सरकार ने कृषि उत्पाद को अधिकतम बाजार उपलब्ध कराने के लिए ये आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही पहले से चल रहे 71 रिक्त पदों पर जल्द ही तबादले के माध्यम से कर्मचारी व अधिकारी भेजने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 18 राजस्व मंडलों में सिर्फ 9 मंडलों में इस विभाग के ऑफिस चल रहे हैं और इसके लिए 49 जनपदों में इसके लिए स्वीकृत पद हैं और इनके लिए कुल 713 पद स्वीकृत हैं। इसमें 71 पद रिक्त चल रहे हैं और अब 9 मंडल व 26 जनपदों में कार्यालय विस्तार से कुल 1404 पद हो जाएंगे, जिसकी स्वीकृति राज्यपाल ने प्रदान कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने एक पत्र के जरिए निर्देश दिए हैं कि पुनर्गठित गठन के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा और इसके साथ ही वित्तीय व्यय भार शासकीय मद से वहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार का ऑफिस खुल जाने से पूरे प्रदेश में कृषि उपज को विदेशों में व्यापार करने के लिए किसानों को सहूलत होगी और इसके साथ ही अधिकारी किसानों को विदेश व्यापार के मानकों की जानकारी आसानी से दे सकेंगे, जिससे विदेश व्यापार में कोई परेशानी नहीं हो सकेगी। ICAR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ के पश्चिम बंगाल स्थित मालदा सब सेंटर द्वारा FPO के जरिए जनजातीय वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है और इस विषय पर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK पॉल के मार्गदर्शन में काम कर रही प्रगतिशील महिलाओं ने DD न्यूज के साथ खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी संदर्भ में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के नवाचार किए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में बहुत सारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान भी काम कर रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ जो संस्थान है उसका रीजनल सेंटर है पश्चिम बंगाल के मालदा में। मालदा ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कई तरह के नवाचार करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं कई तरह के कृषि उत्पाद बनाती हैं और आज वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के होम ग्रेनेड इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर RK पॉल। ये जागृति जैसी संस्था है, ये 2018 में ये बने थे। उसका एडवाइजरी रूप से जागृति और अग्रणी इंटरनेशनल जो APO बना है उसका मेरे अंदर से ऐसी भावना आया कि ये ट्राइबल महिला को थोड़ा सा सशक्त कराया जाए। मालदा में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है उसमें बहुत सारे मशीनरीज खरीदा गया है और उस मशीनरी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है इनको बनाया है। कई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नाबार्ड है, एपिडा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के इनका सपोर्ट भी मिल रहा है और आपको ये जानकारी देके और भी खुशी होगी। इनको एपिडा का रजिस्ट्रेशन मिल गया। अभी ये जो प्रोडक्ट जो है ये विदेश में भी जा सकता है। कैसा लग रहा है आपको ये सब बनाते हैं? मुझे ये सब बनाने में बहुत अच्छा लगता है और कुछ बनाने का और ऐसा मौका मिले तो और अच्छा लगेगा। आगे हम लोग छोटा कम वजन का मुर्गी पालन करते थे, अभी हम ICAR से मिलके हम सहायता से बड़ा वाला मुर्गी हम खाते हैं। हमारा उत्पादन करते बड़ी 5 रकम में दाल, सरसों का तेल, मस्टर्ड का हांडी, लीची का हांडी, जूट का बैग हम लोग सब उत्पादन करते हैं। ICAR संगे मैं 18 साल से जुड़ते हैं। इधर से जो मैंने काम আমার महिला लोग हुआ से काम बहुत महिलार उपकार है। प्राय 700 महिला मेरे पास जुड़ता है APO साथ में। विभिन्न माने वेस्ट बंगाल के विभिन्न दफ्तर काछे हमारा पहुँच गया। निश्चित तौर पर ये महिलाएं न केवल कई तरह के कृषि उत्पाद बनाती है बल्कि इनको भारत सहित बाहर भेजने का काम भी कर रही है। जैसा कि इनके जो उत्पाद है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने लिए, अब इनको FPO लाइसेंस विदेश जाने के लिए इनको एपिडा के जरिए मिल गया। RKBI के प्रोजेक्ट में बहुत सारे मदद मिला है। उसके बाद नाबार्ड से भी मदद मिला है, हनी बोर्ड से भी मदद मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इनका क्वालिटी। अभी ये पहला साल बिजनेस के चल रहा है तो इसमें तो करीब 800 महिला जुड़े हैं और करीब 40 लाख करीब टर्नओवर है।
FPO संगठनों के जरिए पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की ये जो जनजातीय समुदाय की महिलाएं हैं वो न केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन रही है, बल्कि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करके अन्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का काम कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मोती यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और पश्चिमी यूपी में गन्ना बैल के नाम से मशहूर मुरादाबाद जनपद के किसान अब कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। दरअसल जनपद के छजलेट थाना क्षेत्र के कई गांव के किसान अब राष्ट्रीय पुष्प कमल की बड़े पैमाने पर खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कमल की खेती कर अपनी आय को दोगुना करने वाले किसान कहते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले में कमल की खेती में बहुत अधिक लाभ है। भसीड़ों की जो है हम खेती करते हैं, इसका फूल भी बिकता है और जिसका मखाना बनता है वो भी बिकता है, इसका गलमगट्टा। और 2.5-3 महीने में फसल तैयार हो जाती है, जिससे कि हम मजदूरों को ज़्यादातर इसे रोज़गार मिलता है। ज़्यादातर दिल्ली, मुरादाबाद सब मंडियों में यही माल बिक जाता है। फ़ायदेमंद बहुत चीज़ है ये खाने की, शुद्ध सब्जी है, सबसे बढ़िया। 2-2.5 फुट गहरे में निकलती है ये। पहले इस भसीड़ों को लगाया जाता है, फिर नराई करते हैं, उसके बाद में ये जो 10वां 11वां महीना चलता है इसमें खोदना शुरू कर देते हैं इसकी खेती। और जब बढ़िया कर लेते हैं तो 20 भी पड़ती है, 20,000 रुपये बीघा, 30,000 रुपये बीघा, 50 भी पड़ जाती है और कम भी पड़ जाती है। और इसका कमल का फूल भी खिलता है और वो बिकता है और इसके काम मखाना भी बनता है और इसकी सब्जी भी बना कर खा लेते हैं बच्चे। हाँ, और इससे बहुत तगड़ा लाभ है। इससे बारिश होगी तो इसमें कोई लागत का काम नहीं है, बस नराई का काम है। बस मेहनत तो है लेकिन पैदावार ज़्यादा है इसकी, वो सब सही आता है इसका खेती को। और जैसे इसकी सब्जी उगाते हैं ना, इसकी जड़ होती है कमल ककड़ी जिसे बोलते हैं, उसे सब्जी के रूप में खाते हैं तो उसमें जो होती है गैस जो बनती है, आदमियों को कवच गैस हो जाती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है और इसलिए ज़्यादा इसकी पकड़ हो रही है। इनकम भी ज़्यादा होती है, इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है और धान गेहूँ से अधिक। कितने समय में तैयार हो जाती है ये? 3 महीने में, 2.5-3 महीने में तैयार हो जाती है। और अब बात करते हैं मंडी खबर की, और कैसा रहा मंडी में अनाज का भाव, आइए जानते हैं। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में शामिल तमिलनाडु की ज्यादातर मंडियों में हल्दी की आवक अधिक देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो तमिलनाडु की अत्तूर और सलेम मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे कमजोरी के साथ हुए। बाकी की कुछ मंडियों में हल्दी के सौदे स्थिर भाव पर हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में 25 अक्टूबर को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,260 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 30 रुपए की नरमी रही और भाव हो गया 6,230 रुपए। तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 25 अक्टूबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,250 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,250 रुपए पर बरकरार रहा। तमिलनाडु की ही सलेम मंडी में 25 अक्टूबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,375 रुपए, जो कि 26 अक्टूबर को 110 रुपए टूटकर 6,265 रुपए हो गया। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है।
वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द की आवक सामान्य से बहुत कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार केरल की पालक्कड़ मंडी में उड़द के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 25 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 11,100 रुपए, जो कि 26 अक्टूबर को भी बिना किसी फेरबदल के 11,100 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में 26 अक्टूबर को उड़द का कारोबार 4,540 रुपए पर हुआ। वहीं ओडिशा की बोनाई मंडी में 26 अक्टूबर को उड़द के सौदे 8,000 रुपए पर हुए। खरीफ उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ उड़द की बुआई 38,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की खेती 39,61,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,33,000 हेक्टेयर पीछे है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही धान की बुआई कर लें। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान कुसुम की बुआई कर लें। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में काबुली चने की बुआई करें। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। सोयाबीन के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहें। यहाँ उड़द के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। उड़द के खेत में निराई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में सिंचाई करें। साथ ही मक्के की बुआई कर लें। किसान सूरजमुखी के खेत से खरपतवार निकालें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है।
झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें, यानी कि खास खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन्फेंट्री दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 76वें इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन किया। इन्फेंट्री दिवस 1947 में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में भारतीय सेना के सैनिकों के उतरने का प्रतीक है। इन्फेंट्री डे के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर इन्फेंट्री बिरादरी की ओर से आयोजित बाइक रैली का भी समापन हुआ। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता गाजीपुर में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसमें तुरंत बाद ही आपके कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच यमुना में दिखे जहरीले झागों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में कालंदी कुंज इलाके के नजदीक से बह रही यमुना नदी में भारी मात्रा में जहरीले झाग देखे गए हैं। दिल्ली के वातावरण में दिवाली के बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी 250 के पार बना हुआ है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों का AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया है। असम पुलिस द्वारा 4 ड्रग तस्करों को पकड़ा गया है। तस्करों से पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की लगभग 1.25 किलो हेरोइन बरामद की है और इसके साथ ही पुलिस को 75,000 रुपए की नकदी भी मिली है। उत्तर प्रदेश के हंडिया के पास राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक टवेरा कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गए और पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग घायल भी हुए हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। भैया दूज के पावन अवसर पर सुबह 8:30 पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए। और इसी के साथ ही किसान समाचार में अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी